नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आज दो खास मेहमान पिता पुत्र की जोड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा से लोकसभा के उम्मीदवार नकुलनाथ। कमलनाथ खुद विधानसभा के लिए उम्मीदवार हैं। कमलनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले जब आप आए थे, इंदिरा जी आपको लेकर आई थी और आज आपका बेटा उसी सीट से मैदान में है। ये इतिहास बनते देख रहे हैं या एक संयोग मात्र है? इतिहास बदलते हुए मैं देख रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। लगभग 40 साल पहले मैं लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरा था और उस समय देश की परिस्थिति, अपना छिंदवाड़ा बिल्कुल अलग था और आज देश भी अलग है, छिंदवाड़ा भी अलग है और आज मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। नकुल, जब कहते हैं कि बेटे के पैर इतने बड़े हो जाएं कि पिता के जूतों में चले जाएं तो पिता की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन कमलनाथ बहुत बड़ा नाम है, लंबे समय से लोकसभा यहाँ से जीतते रहे हैं, सबसे ज़्यादा जीतने वाले उम्मीदवारों में से एक रहे हैं और आपको अब पिता की उस सीट पर पार्टी ने उतारा है जहाँ से उम्मीदों का बोझ ज़्यादा है। तो नकुलनाथ अपने दम पर करिश्मा करेंगे या कमलनाथ की लेगेसी लेकर आगे बढ़ेंगे? जी, मैं इनकी लेगेसी आगे ले जाऊंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे से कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो सबसे पहले वो तुलना मेरी पिताजी के साथ ही करते हैं और मैं सबको कहता हूं कि इनका 40 साल का अनुभव है, मुझे तो केवल 40 दिन हुए हैं। लेकिन नकुल, अगर मैं ये कहूं कि एक पिता को आपने एक नेता के तौर पर भी देखा होगा, आपने घर पे राजनीति देखी होगी, राजनीति के दंगल देखे होंगे और आपके पिता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये आपने सोचा था कि सीट आपको ही मिलेगी? और कुर्ते पजामे में मैंने कभी नहीं देखा, आज आप पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ कुर्ते पजामे नजर आ रही है। पहले भी देखा होगा, जब हमने अपना नामांकन साथ भरा था तो उस रोज भी मैं कुर्ते पजामे में था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कमलनाथ पर जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए और आप पर जिम्मेदारी है कि कमलनाथ का किला मजबूत बनाए रखें, तो आपको चिंता होती है कि बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, अब ये मुख्यमंत्री हैं तो काम कराना आसान रहेगा छिंदवाड़ा के लिए, मेरा मानना ये है। कमलनाथ जी, कहा जाता है कि अगर सत्ता में आना है, कांग्रेस को वापसी करनी है, तो वो हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश में आपने एक संकेत दिए कि मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक है, मध्य प्रदेश में आप सत्ता में वापस आए, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता आई, राजस्थान में भी सत्ता आई। आपको लगता है कि कांग्रेस के रिवाइवल का वक्त है या अभी भी मोदी मोदी और मोदी है? ये बात स्पष्ट हो रही है कि पूरे देश की जनता ने मोदी जी को अच्छी तरह पहचान लिया है। उनके वायदे, उनकी घोषणाएं, उनके नारे, आज इसका हिसाब देश की जनता मांग रही है और मुझे नहीं लगता कि जनता संतुष्ट होगी उनके जवाब से। वो आज हिसाब नहीं दे पा रहे। तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की अभी तक मजबूती बनी हुई है, मोदी जी की मजबूती बनी हुई है, ये गलत होगा। हमें एक बात याद रखनी है कि 2014 में मोदी जी एक अनटेस्टेड थे, किसी ने इनको टेस्ट नहीं किया था, एक अनटेस्टेड नेता उभर के आए थे और जो ये कहते थे जनता मान जाती थी। आज ये बात नहीं है, आज जनता वो बात मानने नहीं, आज जनता ने इन्हें 5 साल आजमा लिया और ऐसे आजमाया है कि जनता, मैं मानता हूं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। कमलनाथ जी, आपकी रैलियों में जब मैं देखता हूं तो उसमें नारे लगते हैं कि पंजे पर बटन दबाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर रहेगा और इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता, मैं मध्य प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूं, कि चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। नकुल, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुकाबला है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश तब सुरक्षित है, प्रधानमंत्री कहते हैं देश तब सुरक्षित है जब बीजेपी है, या बीजेपी कहती है देश तब सुरक्षित है जब नरेंद्र मोदी हैं, और आपको जीतना है इस सीट पर और आप उम्मीद करते हैं, आपके पिता भी उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, ये संभव है? बिल्कुल संभव है और भारतीय जनता पार्टी कहती है और मोदी जी भी कहते हैं कि देश उनके नीचे सुरक्षित है।
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था तब किसकी सरकार थी केंद्र में? जब संसद पे हमला हुआ था तब भाजपा की सरकार थी केंद्र में। अब पुलवामा की जो घटना घटी है उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। तो सबसे ज्यादा आतंकी हमले भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन नकुल, आप मुझे बताइए कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो मुद्दे क्या हैं? क्योंकि कमलनाथ जी जब जाएंगे तो वो प्रदेश के विकास की बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे, आप क्या मुद्दा उठाएंगे? देखिए, मैं तो छिंदवाड़ा के विकास के बारे में बात करूंगा। यहाँ हमारे छिंदवाड़ा जिले में सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है, नौजवानों की है। और मैं नौजवानों को कहता हूँ कि मोदी जी ने आपको झूठ बोला है, आपको ठगा है। उन्होंने कहा था वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं तो हर सभा में पूछता हूँ, यहाँ कोई 2 आदमी हाथ उठा के बोल दे कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोजगार दिया हो। कमला जी, न्याय की बात हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि न्याय है, 72,000 रुपए साल में मिलेंगे। बीजेपी कहती है ये अन्याय है क्योंकि 60 साल आपकी सरकार थी, हम 60 साल बनाम 55 महीने का हिसाब देंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 55 महीने में जो उनकी सरकार ने किया वो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। जो मोदी जी की जेब में टेलीफोन है वो मोदी जी लाए थे। आज जो हमारे एयरपोर्ट हैं, आज जो हमारी रेल सुविधा है, ये क्या मोदी जी लाए थे? और जब ये कहते हैं देश सुरक्षित है, मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ कि ये फौज, ये वायुसेना, ये नेवी क्या आपने बनाई है? ये कह देना कि केवल देश मेरे नीचे सुरक्षित है, ये तो मैं सोचता हूँ हमारे देश के इतिहास का अपमान करना हुआ। कि अपने देश के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी जी ने इस देश की फौज बनाई, हमारे सैनिक स्कूल बनाए, हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनाई, हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी बनाई। और मोदी जी कहते हैं ये सब किसी ने नहीं किया, 60 साल में क्या हुआ? तो आज मोदी जी जिस जहाज में उड़ते हैं वो कैसे आया? जिस जेब में उनका फोन है वो कहाँ से आया? जो कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग करते हैं उसकी शुरुआत किसने करी? क्या मोदी जी ने करी? तो कहते हैं देश में कुछ नहीं हुआ। कमला जी, आपके ऊपर वो बहुत आक्रामक होते हैं, कहते हैं कि आपकी सरकार बनने के बाद जो ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, वो एक इंडस्ट्री बन गई है। एटीएम बना दिया आपने मध्य प्रदेश को। इस आरोप पर क्या कहेंगे? और एजेंसियां आपके पीछे लगी हुई हैं। एटीएम की बात उन्हें याद आ रही है अपने कार्यकाल की, कि इन्होंने इसे एटीएम बनाया हुआ था कि वही अफसरों को, वही अधिकारियों को पोस्ट करते थे जहां एटीएम चले। और 15 साल के बाद ये स्वाभाविक है कि ट्रांसफर होंगे। जिनकी मलाई की पोस्टिंग रही उनको क्या हम रखेंगे? जिनको किनारे कर दिया गया था उनको हम नई पोस्टिंग देंगे। जिनका भाजपाकरण हो गया था अधिकारियों और कर्मचारियों को, उनको हटाना है। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, आगे आने वाले समय में मैं और ट्रांसफर करूंगा। जो आज अपना कर्तव्य, जो आज अपनी वर्दी की इज्जत नहीं कर सकते, जो उन्होंने शपथ ली है, अपनी नौकरी की शपथ ली है, उसकी इज्जत नहीं कर सकते और राजनीति से जुड़े हुए हैं, इन्होंने तो सब लोगों को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी व्यवस्था को इन्होंने इसका भाजपाकरण किया था। ये व्यवस्था कोलैप्स थी, तो ये स्वाभाविक है हम करेंगे। 15 साल से ये करते रहे, तो ये करना उचित है और ये मैं करता रहूंगा। विपक्षी दल सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो जानबूझकर विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करती है। चुनाव से पहले वो आईटी के छापे डलवाती है, चाहे वो डीएमके का सवाल हो, चाहे मध्य प्रदेश का सवाल हो, या फिर मैं बात करूं कि मायावती ने भी यही आरोप लगाए, यही बात अखिलेश यादव ने कही कि वो जानबूझकर विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है अगर कोई जांच करता है, कोई इस तरह की इनकम टैक्स की जांच होती है, तो इसमें आपत्ति क्या है लोगों को? मुझे आपत्ति नहीं है, पर इस मौके पर जब चुनाव सिर पर है, आप कर लेते जांच 1 महीने पहले, कर लेते जांच 1 महीने बाद। और ये आप टारगेट कर रहे हैं और बनावटी बातें ला रहे हैं, फर्जी इश्यूज आप बना रहे हैं, फर्जी मुद्दे बना रहे हैं, ताकि ये दबाव, एक भय का वातावरण हो। यही तो आज पूरा देश जो त्रस्त है कि जो भय का वातावरण बनाया हुआ है कि आप ये करेंगे आपके ऊपर छापे पड़ेंगे, आप ये करेंगे आपके ऊपर छापा पड़ेगा। तो ये क्या हमारे प्रजातंत्र के लिए और राजनीति के लिए क्या ये सही है? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कमला जी, जो विरोधियों की चिंता ये भी है कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन तक आपकी शिकायतें जाती हैं, आप लोग लेकर शिकायतें जाती हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपकी शक्तियां कहाँ हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम शक्ति विहीन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद कई नेताओं पर बयान देने पर रोक लगी। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन जागा है या इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है
और उनको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनके पास पावर्स हैं, वो उन नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, और जहां इसका उल्लंघन हो रहा है उनको तो अपने आप इसमें एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े, ये तो बड़ी दुख वाली बात है। नकुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके साथ अक्सर ये टैग लगेगा कि आपके पिता इतने स्टॉलवर्ट नेता है जिन्होंने संजय गांधी के साथ काम शुरू किया, जिन्होंने इंदिरा जी के रहते यहाँ पर राजनीति शुरू की। आपको एक कभी दबाव रहता है दिमाग में, या आपने कभी सोच लिया था कि अब मैं इस जगह से सांसद बनूंगा? क्योंकि आपके पिता भी, एक बार मैंने जब बात की थी तो कहा था कि ये दूरी जो है मुख्यमंत्री आवास की और जो इनके आवास की दूरी बहुत कम थी, उस पर निगाहें थी। आपकी निगाहें थी अपने पिता की सीट पर? जी, मेरी निगाहें इनकी सीट पर नहीं थी। जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने संजय गांधी के साथ काम किया, मैंने भी इनके साथ काम किया। मैंने भी 4 चुनाव प्रचार में प्रचार किया, तो मैंने तो इनसे सीखा है जो सीखा है। अक्सर ये आरोप बार बार लगते हैं, या कहा जाता है कि ये एक परिवारवाद की बात होती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो सवाल नहीं उठाएगा। नेताओं के बेटों को इतना कष्ट क्यों लगता है? कई बार लोग कहते हैं कि नेता का बेटा होना ही अपराध हो जाता है, क्योंकि बार बार आक्षेप लगते हैं आप लोगों पर। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मुद्दा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उठाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले अपने घर में क्यों नहीं झांक के देखते? उनके गृह मंत्री के बेटे राजनीति में हैं, उनके पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बेटे राजनीति में हैं। और मेरा मानना तो ये है कि जिनका कोई वंश नहीं होता वही वंशवाद की बात करते हैं। नकुलनाथ ऐसा क्या करेंगे जो कमलनाथ से अलग दिखे? क्योंकि कमलनाथ ने बड़ी लकीर खींच दी है, अब नकुलनाथ को अपनी लकीर खींचनी पड़ेगी। पिता का फायदा तो आपको मिलेगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खजाना सरकार सब उनकी है। आप क्या करना चाहते हैं जो आपको लोग देश भर में जाने कि आप एक सांसद के तौर पर आप आश्वस्त हैं जीत को लेकर, कि आप क्या अलग करेंगे? देखिए, मेरा मकसद तो यही है कि अभी तक तो मैं इनके बेटे के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम से जाने जाए। कमलनाथ जी, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो भी पता चल जाता है कुछ करेगा। तो आपको ये ऐसा लगता था कि उत्तराधिकारी मैं नकुल को बनाऊंगा यहाँ से? मुझे खुशी होगी कि ये मैं नकुल के नाम पर जाना जाऊं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? वो दिन याद आता है जब संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने आपको कहा था कि आप छिंदवाड़ा चले जाइए और वहां से चुनाव लड़िए। वो दिन याद आ रहा है आपको कि नकुल को आप पर्चा भराने ले गए? बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मेरी कोई मन मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की। मैं तो जब छिंदवाड़ा में आया था तब मैंने जब सबसे चर्चा करी, ये 79 की बात है, सबसे चर्चा करी, सबने कहा आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। तो छिंदवाड़ा की जनता ही इंदिरा गांधी के पास गई, संजय गांधी के पास गई कि आप हमें कमलनाथ को कहिए चुनाव लड़े। तो वो भी एक इतिहास है कि जहाँ मेरी मन मंशा नहीं थी कोई चुनाव लड़ने की, तो मैं तो कहता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट आया हूँ यहाँ, मैं डिजाइन से नहीं आया। एक सवाल नकुल मैं आपसे और पूछूंगा कि कांग्रेस में यंग ब्लड आया है, प्रियंका गांधी को इंट्रोड्यूस किया गया है और महासचिव बनाकर एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई यूपी में एक हिस्से की। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड होंगी? क्योंकि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि वो क्या वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा ना मैं हाँ कहूंगा ना कहूंगा। सस्पेंस बरकरार है। लगता है कि लड़ना चाहिए? अगर उनका मन बनता है तो अवश्य लड़ना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि वो युवा शक्ति भी है और महिला शक्ति भी है, और कांग्रेस में हमेशा महिला शक्ति रही है। गेम चेंजर होगा? मेरा मानना है कि गेम चेंजर होगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद राजनीति के पिता पुत्र की जोड़ी से चर्चा जारी है। नकुलनाथ सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट्स में से एक हैं, लेकिन देखना है कि राजनीति की पूंजी कितनी उनके पास इकट्ठी है। अभी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं नकुलनाथ। दोनों पिता पुत्र मैदान में हैं। कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो नकुलनाथ लोकसभा का। कमलनाथ जी, जब मैं आपकी रैलियों को कवर करता हूं तो अक्सर आप लोगों से कनेक्ट करते कहते हैं कि मैंने वादा निभा दिया, वचन पत्र पूरा कर दिया। आपके विरोधी कहते हैं कि बिजली का बिल आपने हाफ करने की बात की थी, बिजली थोड़ा कम हो गई है, ट्रिपिंग हो रही है, झटके लग रहे हैं, क्यों? ये बात सही है कि कुछ ट्रिपिंग हो रही है, कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमें तो 100 दिन हुए, लगभग 100 दिन हुए,
इन्होंने इसके पहले जो मेंटेनेंस का काम था, जो मरम्मत का काम था, किया नहीं। उसको तो उन्होंने एक व्यापार बना लिया था, एक बिजनेस बना लिया था, वो काम हुआ नहीं। तो ये ट्रिपिंग हो रही है, ये आज ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये कुछ आधे घंटे के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पिछले 2 दिनों में तो जो तूफान आए, लगभग 2500 खंबे गिरे हैं कि अब केवल अपने मालवा क्षेत्र में। तो ये बात स्वाभाविक है कि बिना मेंटेनेंस के ये ट्रिपिंग कब शटडाउन होगा। पर 100 दिन में जो मैं कर पाया मैंने किया है, और आगे 200 दिन में देखिएगा। और जब मैंने वचन पत्र की बात करी, मैंने नहीं कहा कि वचन पत्र पूरा हो गया। वचन पत्र के लगभग 85 मुद्दे हमने कवर किए हैं, और इसमें से ये बात खुली है। मुझे भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से सर्टिफिकेट चाहिए कि अगर कर्जा माफ हो रहा है। मैंने नहीं कहा कर्जा माफ हो गया, हमने कार्रवाई शुरू करी, हमने निर्णय लिया, 1 घंटे में मैंने निर्णय लिया, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। कितनी बड़ी कार्रवाई थी, कैसे कर्जा माफ होगा, कैसे कागज बनाए जाएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या किसान भर पाएगा फॉर्म, बैंक से कैसे उसका तालमेल किया जाएगा, कैसे बैंक से उसको रिकंसाइल किया जाएगा, कि सब आंकड़े अलग। कई ऐसे हैं किसान जिनके पास 4-4 बैंक अकाउंट है, कई है जिन्होंने कर्जा लिया है, आज उनकी मृत्यु हो गई, उसका कर्जा किसके नाम पर किया जाएगा। तो अभी तक 22 लाख, लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता आ गई, इसलिए इसमें रोक रखावट है। इसके बाद मैंने तो वचन दिया था, हम वचनबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख रुपए तक। और केवल डिफॉल्टर्स का कर्जा नहीं, पहली दफा देश के इतिहास में जिनका चालू खाता है उनका कर्जा भी हम माफ करने जा रहे हैं। ये हमने घोषणा करी थी। हमने कहा था बिजली का, बिजली बिल हाफ, बिजली बिल आधा। बिजली बिल आधा हुआ है या नहीं आया, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। हमने कहा था 100 यूनिट 100 रुपए, ये मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ बोलने से, इस झूठे प्रचार से, क्या अपनी मध्य प्रदेश की जनता क्या स्वीकार कर लेगी? कमला जी, आपकी जब आपने शपथ नहीं ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव जीतने के बाद, और शिवराज सिंह ने इस्तीफा दे दिया था राज्यपाल को, तो आपकी मुलाकातें हुई शिवराज सिंह के साथ, और आप दोनों की मुलाकातें शिष्टाचार भेंट थी। कहा गया अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। अब ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार हुए, नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण के नाम पे 600 करोड़ का घोटाला कर दिया, तमाम घोटाले आप गिनाते हैं, और शिवराज सिंह चौहान आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। तो ऐसा क्या मामला बिगड़ गया? कुछ मामला बिगड़ा नहीं है, जो सच्चाई है मैं सामने ला रहा हूँ, वो सच्चाई सामने ले आए। मेरे ऊपर तो कोई भ्रष्टाचार का मामला अभी तक आया नहीं है। मैंने कहा है कि भाजपा सरकार में ये घोटाले हुए, किसने किया भ्रष्टाचार, जांच के बाद ये बात सामने आ जाएगी। आपने ई टेंडरिंग वाला मामला भी खोल दिया। ई टेंडरिंग का हमने कहा, हमने अपने ईओडब्ल्यू को कहा है कि इसमें जांच करी जाए, जो सच्चाई है सामने आएगी। जवाब दे रहे हैं आप, ईंट का जवाब पत्थर से? नहीं, ईंट का उन्होंने तो, देखिए इसमें ईंट और पत्थर की बात नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, सच्चाई मेरा टारगेट है। और अगर इसमें जो आरोप लगे थे, ये ई टेंडरिंग वाला आरोप आज का तो नहीं है, ये तो 2 साल से चल रहा है। और ई टेंडरिंग की बात बता दूं कि भाजपा सरकार ने ही इसकी इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, मैंने इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करी। एफआईआर अब लॉन्च हुआ है, ये एफआईआर लॉन्च नहीं होने दे रहे थे, तो एफआईआर अब लॉन्च हुआ है। इसकी जांच करने के आदेश तो शिवराज सिंह जी ने खुद दिए थे, तो अब ये क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा हंगामा हो रहा था, तो उस हंगामे को शांत करने के लिए उन्होंने कहा चलो हम इसकी इंक्वायरी चालू करते हैं। वो तो शांत करने के लिए किया था, सच्चाई में पहुंचने तक का नहीं किया था। मैं तो सच्चाई में पहुंचने तक का कर रहा हूं, आदेश आपका था, हम सच्चाई तक ले जाएंगे। नकुल, आप राहुल गांधी की टीम के मेंबर होंगे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन जब आपके पिता इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, विरोधी आरोप लगाते हैं, तो आप एक नेता के तौर पर क्या सोचते हैं कि ये आपके लिए मुद्दे हैं? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे स्टेट लीडरशिप हो, सबके निशाने पर कमलनाथ है। जी, ये मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर तो आरोप आएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे को तो 40 दिन का अनुभव है, ना ही मैं सांसद चुना गया हूँ। जब मैं सांसद चुना जाऊंगा, आस्ते आस्ते सीखूंगा, और इनसे भी सीखूंगा कि ये इन आरोपों से कैसे डील करते हैं। एक रिचेस्ट कैंडिडेट के तौर पर भी आपकी एक इमेज है कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने बिजनेस में अपना एक मकाम बनाया है,
आपको लगता है कि राजनीति में जो युवाओं की कमी है या राजनीति में और लोग नहीं आना चाहते हैं इसी डर की वजह से कि गंदगी बहुत है? कई लोग तो टिकट वापस कर देते थे पहले के ज़माने में कि इस गंदगी में नहीं पड़ना। आपको लगता है कि ये तालाब में कीचड़ बहुत ज़्यादा है? देखिए, विपक्ष हमेशा ये मुद्दा उछालता है और मेरे लिए विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी है। जो मैंने डिक्लेयर किया अपने एफिडेविट में वो सच्चाई है और उसको अगर उनको कोई प्रूफ चाहिए वो मेरे पास है। तो अगर वो आलोचना करना चाहते हैं इस बात की तो करें। मैंने तो सच्चाई उनके सामने रखी है। आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं। जब आपके पिता यानी कमलनाथ जी ने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब ग्राफ कांग्रेस का ऊपर था, आज बहुत नीचे है, सीटें 50 से कम है। आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि कभी वो दिन भी आएंगे, कांग्रेस के लिहाज से अच्छे दिन आएंगे? जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। कमलनाथ जी, आप क्या कहते हैं कि आपने एक वो दौर देखा है जब कांग्रेस की आंधी होती थी, पंजे के अलावा कोई निशान नहीं दिखता था? दो चीजें स्पष्ट है कि अच्छे दिन तो बहुत बड़ा नारा देश भर में मोदी जी ने लगाया था। मोदी जी 5 साल पहले अच्छे दिन आ रहे हैं। अब दो चीजें स्पष्ट हैं कि कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के आखिरी दिन आ रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, एक चीज मुझे बताइए आप कि आपके लिहाज से लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपकी पार्टी या विपक्षी दल ना तो एयर स्ट्राइक से खुश हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक से खुश हैं। वो सवाल उठाते हैं तो वो पाकिस्तान का साथ देते हैं कई बार। तो हमने कौन सी बात ऐसी कही? ये झूठ पर झूठ, क्योंकि ये सोचते हैं अगर 100 दफे झूठ बोलो ये शायद सच नजर आने लग जाएगा। हमने नहीं कहा एयर स्ट्राइक, हमने कहा जहां आपने एयर स्ट्राइक्स करी, जहां आपने कहा 300 लोग मर गए, आप हमें देश को जानकारी दे दीजिए कि ये एयर स्ट्राइक्स का परिणाम क्या था। ये वो देने को तैयार नहीं। एयर चीफ जो वायु सेना का चीफ है उसने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि कितने लोग मरे और कितनी इमारतें गिरी, मुझे तो निशाना बताया गया था, हमने उस निशाने में बम छोड़ दिए। ये तो एयर चीफ ने कहा। अब हमने पूछा है सरकार से कि आपने कहा था पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि 300 लोग मर गए पाकिस्तान में, तो अगर 300 लोग मर गए आप बता दीजिए 300 लोग मर गए। आज इस पर शांत है, क्यों शांत है? ये मैं सोचता हूं कि ये भी एक इससे शक पैदा होता है। ये शक का वातावरण क्यों बनाए? इनको तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमने एयर स्ट्राइक करी, ये एयर स्ट्राइक का परिणाम ये था। पर ये एयर स्ट्राइक की जानकारी किसको नहीं देंगे? कहेंगे एयर स्ट्राइक हो गई, कैसी एयर स्ट्राइक हुई, कितनी इमारतें गिरी, कितने इसमें आतंकवादी मरे, हाँ इसकी जानकारी दे दे देश को। कमलनाथ जी, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपके 2 अहम मुद्दे थे, बाकी बहुत सारे मुद्दे थे उसमें वचन पत्र में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। बीजेपी को आधा कर दिया जनता ने, बीजेपी को घर बैठा दिया। अभी लोकसभा में मुद्दे क्या है? लोकसभा में विकास पीछे छूट गया है, एयर स्ट्राइक चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है, अली और बजरंगबली चल रहे हैं। आपको लगता नहीं कि देश में विकास, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन मुद्दों पर कभी डिबेट नहीं होती, कभी चर्चा नहीं? ये एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है, ये एजेंडा की ध्यान मोड़ने का, ये कलाकारी का एजेंडा है। आज मोदी जी बताएं कि पिछले 5 साल में किसके अच्छे दिन आए। मोदी जी बताएं 15 लाख रुपए कहाँ गया जो सबको मिलना था। मोदी जी बताएं कितने नौजवानों को रोजगार मिला। आज हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट डाउन है, हमारे सब जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं सब डाउन है। इसकी बात तो कर नहीं सकते, तो किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, कहने लग जाएंगे कि मेरे नीचे देश सुरक्षित है, कहने लग जाएंगे राष्ट्रवाद की बात करेंगे, क्योंकि ये ध्यान मोड़ना चाहते हैं। इनके पास जवाब नहीं है, ये देश को हिसाब नहीं दे पाते। साध्वी प्रज्ञा भी ले आए हैं। साध्वी प्रज्ञा लाए, किस लिए लाए? उनको तो कैंडिडेट नहीं मिला। कभी कहते थे उमा भारती जी आएंगी, तब कहते थे शिवराज सिंह जी आएंगे, और आ गई प्रज्ञा साध्वी जी। अब प्रज्ञा साध्वी जिन्होंने बीजेपी में प्रवेश 1 दिन पहले किया है, अब उनको वो सही लगा तो अब जनता तय करेगी कौन सा उम्मीदवार सही है। नकुल, अगर मैं एक यूथ लीडर के तौर पे आपसे पूछूं कि आपका, अगर आपको मैनिफेस्टो बनाने के लिए मौका मिले तो आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी यूथ के लिहाज से? क्योंकि देश में जो मुद्दे, असल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं जब चुनाव आते हैं। चुनाव में दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप आ जाता है, धर्म आ जाता है, जाति आ जाती है और पैसा आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मेरी प्राथमिकता युवाओं के प्रति होगी।
एजुकेशन के प्रति होगी और हेल्थ चिकित्सा के प्रति होगी। बहुत नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। उन्होंने कहा कि मैंने घर घर उज्ज्वला की गैस पहुंचा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देश में एक एस्पिरेशन जगाया कि हम बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को वो जो अच्छाइयाँ हैं वो भी अच्छी नहीं लगती? ये कहते हैं गैस सिलेंडर उज्ज्वला हमने कर दिया। गैस सिलेंडर का भाव क्या है? क्या भाव था और किस भाव में आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं? ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहते। जहाँ ये कह रहे हैं कि हमने स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ हम जिन जिलों में गए थे वो कहते हैं हमारे पास तो पानी नहीं है और ये स्वच्छ शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, हमें तो पानी दिलवाइए तभी तो शौचालय बनेगा। तो ये सब कलाकारी, ये सब कि मैं एक नई जागरूकता देश में पैदा करिए, जरूर जागरूकता पैदा करिए, जागरूकता पैदा करिए कि आज देश एहसास कर रहा है कि वो ठगा गया है, ये जागरूकता आई है। लेकिन कमलनाथ जी, न्याय का जो वायदा राहुल गांधी ने किया है वो आपके लिए फायदेमंद होगा? न्याय वाकई पार्टी को के साथ हो? जनता तय करेगी। हमारा ये नजरिया, हमारा दृष्टिकोण है कि हर गरीब परिवार को हमें 6,000 रुपए महीने देना चाहिए उसको गरीबी से उठाने के लिए। ये हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण है और यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। जब हम सोचते हैं हम सबसे कमजोर वर्ग गरीबों के बारे में सोचते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सोचती है ये बड़े ठेकेदार, बड़े व्यापारी और बड़े उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। ये अंतर है। और जब हमने ये कहा है, ये न्याय योजना बनाई है कि ये एक शॉट में, एक कदम में 5 करोड़ परिवारों को इससे लाभ होगा। वो कहते हैं हम चौकीदार हैं, आप आरोप लगाते हैं। किसकी चौकीदारी करी? क्या इन्होंने किसानों की चौकीदारी करी? जहां हमारे देश में किसानों की आत्महत्या में हम अफ्रीका से भी आगे हैं। किसकी चौकीदारी करी? क्या नौजवानों की चौकीदारी करी? क्या इन्होंने चौकीदारी महिलाओं की करी? कितने बलात्कार के आंकड़े हम देखें, कितने बलात्कार बढ़ गए देश में। ये किसके चौकीदार हैं, मैं समझना चाहता हूं। कमलनाथ जी, अक्सर बीजेपी के नेताओं के मैंने बयान सुने हैं, मध्य प्रदेश के ही सही और दिल्ली में जो बैठे हैं मध्य प्रदेश नेता, कहते हैं कि बस मोदी जी को वापस आने दो, कमलनाथ सरकार गिर गई। ये तो अब ख्वाब देखने से तो कोई रोक नहीं सकता, अपना मनोबल बनाए रखने से तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों का मनोबल बना के रखना है, यही एक नारा है उनके पास कि सरकार गिर जाएगी। किस लिए सरकार बनेगी? गिर जाएगी। कैसे गिरेगी? आंकड़े क्या कहते हैं? ये जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारा चुनाव हुआ, सदन में हुआ, क्या आंकड़े थे? हम बड़ी अच्छी तरह जीते। हम जब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, बड़ी अच्छी तरह जीते। तो ये कहां से लाएंगे विधायक? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। तो आपने भी इंतजाम करे रखे होंगे, अगर वो कुछ करेंगे तो हम आप इस इंतजाम की राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता। मुझे विश्वास हमारे विधायकों पर है। और ये जो प्रलोभन दे के बहुत सारे विधायकों ने कहा कि इतना पैसा दे देंगे, ये पद दे देंगे, सबने कहा जयराम जी की हम जहाँ हैं हम ठीक है। आपने मध्य प्रदेश में तो सरकार बना ली, लेकिन लोकसभा की जब बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो आप कैंपेन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। कितनी सीटों का उम्मीद और अनुमान देश में? या मैं मध्य प्रदेश की बात करूं फिर देश की बात करूं? मध्य प्रदेश में मुझे हमारी 22 से ज्यादा सीटें आएंगी। और पूरे देश में? पूरे देश में मैं नहीं सोचता भारतीय जनता पार्टी की 150 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। नकुल, अगर मैं ये कहूं कि इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नकुल नाथ हैं और बहुत से यूथ लीडर हैं जो कांग्रेस जिन पर भरोसा करती है कि ये नैया पार लगाएंगे, आपको वाकई लगता है कि कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जहां पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में अगर आप बच भी गए तो उत्तर प्रदेश में अगर नहीं बचे तो क्या होगा? तो आपको लगता है कि वाकई परिस्थितियां बदल रही हैं उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में? जी बिल्कुल बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में। मेरा मानना है कि हमारा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में पिछली बारी से अच्छा रहेगा और मध्य प्रदेश में जैसे पिताजी ने कहा 22 से पिछली बारी से अच्छा रहेगा और मध्य प्रदेश में जैसे पिताजी ने कहा 22 से ऊपर सीटें आने की उम्मीद है। ये इसका जवाब मैं दे दूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कहते इनकी 72 सीटें थी, इनकी 25 आ जाएं, 20 आ जाएं बहुत है। कहां से ये मेकअप करेंगे? कहां से ये सीटें लाएंगे? ये छत्तीसगढ़ में नीचे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नीचे जा रहे हैं, राजस्थान में नीचे जा रहे हैं। कहां से ये सीटें लाएंगे? क्या विदेश से लाएंगे ये सीटें? क्या बंगाल में इनकी सीटें बढ़ेंगी? क्या उड़ीसा में इनकी सीटें बढ़ेगी? ये एक
वातावरण बनाने की, ये कलाकारी की राजनीति, वातावरण बनाने की। हमारी सीटें आ रही है, हमारे कहाँ से आएंगी? राज्यों से ही आएंगी। कौन से राज्य से इनकी सीटें बढ़ रही हैं? महाराष्ट्र में ये नीचे जा रहे हैं, सब जगह तो ये नीचे जा रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि हमारी 250 सीटें आएंगी, 300 सीटें आएंगी। ये अजीब बात है। तो आपको लगता नहीं कि ये साधारण लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है। अगर आप कहते हैं कि मेजोरिटी इनको नहीं आ रही, तो पोस्ट इलेक्शन ऐसा ना हो कि कहीं बहुत से दल, चाहे वो वाईएसआर की पार्टी हो या केसीआर की पार्टी हो, ये सब मिलके ऐसा तो ना करें कि सब फिर मोदी जी के साथ आएंगे? ये सब बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हैं, और मैं सोचता हूं, मैं तो गिनना चाहता हूं कौन जाएंगे बीजेपी के साथ, कि वो अपने आप आत्महत्या नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए ये सब पार्टियां कोई बीजेपी के पास नहीं जाने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी इस चर्चा के लिए। नकुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति दुश्मनी में न बदले और पूरे प्रदेश में माहौल अच्छा रहे, देश में अच्छा माहौल रहे, और मुद्दों की बात हो। जो असल मुद्दे हैं वो रोजगार के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं और युवाओं के से जुड़े तमाम मुद्दे हैं। मुझे उम्मीद है कि मूल मुद्दों पर राजनीति वापस लौटेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए।